So can we start? Yes or no? Yes, sir. ऑल राइट बच्चों सुनिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए सबसे पहले रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? री का मतलब है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब है बनना। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनना। सो रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम बोलेंगे पेरेंट, और उस पेरेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन वैसे तो आपको पता ही है दो तरह का होता है, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी संख्या बढ़ाते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पे पेरेंट क्या करता है, पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उसके जरिए उनके ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से हम बेटर मानते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। बेटर क्यों मानते हैं? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जो डीएनए है वो दो अलग अलग सोर्स से आ रहा है। जैसे कि हमारे अंदर 50% जो डीएनए है फादर से आया है, 50% डीएनए मदर से आया है। सो डीएनए एक अलग अलग सोर्स से डीएनए कंबाइन हो रहा है, और क्योंकि कंबाइन हो रहा है तो हमारे जो नया डीएनए बनेगा पर्सन का, ऑफ स्प्रिंग का, उसके अंदर आएगी वेरिएशन। और वेरिएशन इज गुड फॉर एवोल्यूशन। एक स्पीसीज के विकास के लिए, एक स्पीसीज के एवोल्यूशन के लिए बच्चों वेरिएशन बहुत जरूरी है, और वेरिएशन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आती है। दैट इज द रीजन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेहतर मानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही सोर्स का डीएनए आगे जाता है, वहां पे दो अलग अलग सोर्स से डीएनए नहीं आ रहा है। जैसे कि अमीबा के केस में आपको पता है अमीबा दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो वही डीएनए आगे कॉपी होकर के चला गया है, बाहर से कोई अलग से डीएनए नहीं आया है, तो वहां पे वेरिएशन कम है तो एवोल्यूशन भी कम है। गॉट इट? सो व्हाट आई टोल्ड यू कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर वेरिएशन आती है, और वेरिएशन से आती है एवोल्यूशन, एंड एवोल्यूशन इज गुड फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज। एक स्पीसीज के जिंदा रहने के लिए एवोल्यूशन यानी कि विकास बहुत जरूरी है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वी ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। वी आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास में एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन मिलेगा, ठीक है ना। या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। तो मेल और फीमेल दो अलग अलग तरह के सेक्स हमें दिखाई देते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के पास में, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास में सिर्फ एक ही तरह का वो सेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर मेल और फीमेल। तो हम क्या है बच्चों, वी आर यूनिसेक्सुअल बिकॉज, एक बच्चा और आया है, जस्ट अ मिनट। आर्या क्या होगा, क्विट क्यों कर दिया था आपने? सर वो नेट थोड़ा ओके नेट इश्यू था, कोई बात नहीं। देखो सो वी आर यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट थिंग, वी शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है जो मेल है और फीमेल है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। रिप्रोडक्टिव एज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। बच्चों की बात नहीं हो रही है कि एक छोटा बच्चा है उसको देख के हम जज नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हम मेल को अलग से पहचान लेते हैं, फीमेल को अलग से। जैसे कि मेल के केस में दाढ़ी मूछ दिखने लग जाती है, मस्कुलर बॉडी होती है, ठीक है ना, आवाज के अंदर एक भारीपन होता है। फीमेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट की ग्रोथ है या ओवरऑल जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, ये सारे चेंजेस देख करके हम मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बोथ आर लुकिंग डिफरेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, डाइमॉर्फिज्म। डाई मीन्स टू, मॉर्फ का मतलब है फॉर्म। सो दो अलग अलग फॉर्म्स दिखाई दे रही है। सो मेल एंड फीमेल लुक्स डिफरेंट। क्यों डिफरेंट दिख रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ड्यू टू हार्मोनल
चेंजेस। अब पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बच्चों हम 8-9 स्टेप्स में डिवाइड करने वाले हैं, और वही जो 8 से 9 स्टेप्स अब मैं आपको लिखवाऊंगा, वही चीजें फिर आगे आपकी 1-on-1 डिटेल में चलती जाएंगी। देखिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्टेप नंबर 1, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? गैमेट्स का बनना। गैमेट्स वो स्पेशल सेल्स होती है जिसके कारण ही, जिसके फ्यूजन के कारण ही फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके कारण नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। सो गैमेट्स आर वेरी स्पेशल सेक्स सेल्स, वेरी स्पेशल सेक्स सेल्स, और जब ये फ्यूज होती है तो इनसे बनता है जाइगोट। जैसे कि बच्चों मेल के अंदर जो सेक्स सेल बनती है उसे बोलते हैं स्पर्म, फीमेल में जो सेक्स सेल बनती है उसे बोलते हैं एग। सो दीज आर गैमेट्स। मेल गैमेट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज एग, या यू कैन से ओवम, ठीक है ना। सो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से फर्दर फिर जाइगोट बनता है। तो इनका बनना, मेल के अंदर स्पर्म्स का बनना या फीमेल के अंदर एग का बनना, इन गैमेट्स के बनने को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जैसे कि मैंने बोला मेल में स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्म का बनना क्या कहलाएगा? स्पर्म के बनने को बोलेंगे बच्चों मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में एग बनेगा, ओवम बनेगा, ओवम के बनने को हम बोलेंगे ओजेनेसिस। गैमेट हमने बना दिए, व्हाट नेक्स्ट? सो सेकंड स्टेप विल बी insemination। इंसेमिनेशन में क्या हो रहा है बच्चों? मान लीजिए एक साइड में छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कंसीडर आई एम ड्रॉइंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मैंने बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा डायग्राम बनाया, ज्यादा इसमें पार्ट वार्ट मैंने नहीं बताए, जस्ट सिंपल। इंसेमिनेशन का मतलब ये होता है कि जो गैमेट्स हैं, मेल जो स्पर्म्स हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट कर दिए गए हैं। ये बच्चों फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये ट्यूब कहलाती है फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? दिस इज फैलोपियन ट्यूब, दिस इज कॉल्ड ओवरी। तो बच्चों ओवरी के अंदर एग बनता है, दिस इज एग। उसके बाद में ये आ जाएगा आपका, हियर इज एग, और ये मान लीजिए यहां पे आ गया है, दिस इज एग, ठीक है। और बच्चों ये एग वेट कर रहा है स्पर्म का, तो स्पर्म इस पार्ट के अंदर डिपॉजिट किए जाते हैं। मेल जो होता है, मेल पार्टनर स्पर्म्स को इस पार्ट में डिपॉजिट कर देगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड वेजाइना। और वेजाइना के अंदर जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो मेल अपने स्पर्म्स को यहां पे डिपॉजिट कर देता है, ठीक है ना। वेजाइना का जो टॉप रीजन होता है वहां पे डिपॉजिट कर दिया जाता है। इस चीज को बोलते हैं इंसेमिनेशन। सो व्हाट इज इंसेमिनेशन? इट इज द deposition of sperm into female reproductive tract, or you can say into simply into vagina. Then come to next step,
फर्टिलाइजेशन। हाँ भाई बच्चों देखो, स्पर्म्स यहां पे डिपॉजिट कर दिए गए, दीज आर स्पर्म्स। अब स्पर्म्स में लगेगी रेस, वो स्पर्म उससे तेज भागेगा, दूसरा स्पर्म उससे तेज भागेगा, हर स्पर्म एक से तेज दौड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बच्चों इन स्पर्म्स को कहां पे पहुंचना है, इन्हें पहुंचना है एग के पास में। कहां पे पहुंचना है, एग के पास में। और यहां पे बच्चों एक दो स्पर्म नहीं रिलीज हो रहा है, यहां पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज हुए हैं। 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स यहां पे रिलीज हुए हैं। अब ये मिलियंस ऑफ स्पर्म के अंदर रेस लगी हुई है। तो बच्चों यहां तक पहुंचते 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 फैलोपियन ट्यूब का मान लीजिए ये गेट है, ठीक है ना, ये फैलोपियन ट्यूब की एंट्री वाला पार्ट है। तो ऐसा मान लो कि बच्चों ये टेंट लगा हुआ है, अंदर दुल्हन बैठी है और ये बहुत सारे दूल्हे हैं, स्वयंवर चल रहा है और इन सभी राजकुमारों को यहां पे पहुंचना है। दौड़ में जो फर्स्ट आएगा ना उसी को दुल्हन क्या पहनाएगी, वरमाला पहनाएगी। तो इनके बीच में रेस लग रही है, लेकिन बच्चों यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे स्पर्म मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं बच्चों, क्योंकि अंदर का जो पीएच है ना वो एसिडिक है। अंदर का पीएच कैसा है, एसिडिक। और बच्चों एसिडिक पीएच पे स्पर्म्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये मिलियंस की जो संख्या थी धीरे धीरे कम होती जा रही है, एसिडिक पीएच पे मरते जा रहे हैं। और यहां तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 100 स्पर्म रह जाएंगे, 100 से लेकर के 150 स्पर्म यहां तक रह जाते हैं। अब उन 100 स्पर्म्स में फिर रेस लगेगी फर्दर, और उनमें से जो पहला स्पर्म एग तक पहुंच पाएगा वही होगा रानी का हकदार, वही राजकुमार चुना जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी इसको फर्स्ट टच कर देगा, टच करते ही हम बोलेंगे कि फ्यूजन हो गया। टच करते ही हमने बोला मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ में क्या हो गया बच्चों, फ्यूजन हो गया है। और इस फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल, बच्चों मेल के लिए ये सिंबल होता है तो मैं सिंबल लगा रहा हूं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड ये सिंबल होता है फीमेल के लिए, ठीक है। दिस सिंबल इज फॉर मेल, दिस इज फॉर फीमेल। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और बच्चों फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो फ्यूज होने के बाद एक सेल बन जाएगी। ये अभी देखो दो अलग अलग सेल है, स्पर्म एक अलग सेल है, एग एक अलग सेल है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे आपस में तो दोनों के मिलने से एक सिंगल सेल बनेगी, और उस सिंगल सेल को बोलेंगे बच्चों हम जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। दिस इज द थर्ड स्टेप। ओके, अब क्या होगा, जाइगोट बन चुका है यहां पे। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट स्टेप है बच्चों क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट में लगातार डिवीजन होगा बच्चों। मान लीजिए ये है जाइगोट जो कि फैलोपियन ट्यूब में बन चुका है। अब इसके अंदर ऐसे डिवीजन होगा, लाइक 1 से 2 सेल बनेगी, फिर 2 से फिर 4 सेल बनेगी, लाइक दिस। और ऐसे बनते बनते बच्चों एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। सो क्लीवेज में क्या हो रहा है बच्चों? क्लीवेज के अंदर जाइगोट के अंदर डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है बच्चों। यहां पे माइटोटिक डिवीजन मतलब माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस में क्या है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, लाइक दिस। डिवीजन ऑफ zygote, and finally it forms a structure called blastocyst, या आप बोल सकते हो ब्लास्टूला भी बोल सकते हो बच्चों, और ब्लास्टूला। तो जाइगोट डिवाइड करते 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 क्या बन चुका है? एक खास स्ट्रक्चर बन चुका है जिसे हम बोल रहे हैं ब्लास्टूला। क्या यहां तक आपको समझ आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Come to next step.
उसके बाद होता है बच्चों इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब ये है कि जो ब्लास्टुला बना है अब उसका क्या होगा, तो वो ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम के अंदर फिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगेन बच्चों ये वाला पार्ट है यूट्रस, दिस पार्ट इज कॉल्ड यूट्रस, ये है एंडोमेट्रियम, दिस इज एंडोमेट्रियम। तो वो जो हमने जाइगोट बनाया था, जाइगोट से फाइनली डिवाइड होते होते हमारा बन चुका है एक खास स्ट्रक्चर जिसे हम बोल रहे हैं ब्लास्टुला। बच्चों ये ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम के नीचे इंबेड हो जाएगा, एंडोमेट्रियम के नीचे फिट हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम के नीचे इसका फिट होना ही कहलाता है इम्प्लांटेशन। सो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? हम लिखेंगे ब्लास्टुला गेट्स embedded under endometrium, under endometrium। अब क्या होगा बच्चों, जब ये इसके नीचे फिट हो जाएगा, फिट होने के बाद में इन दोनों के बीच में एक खास तरह का कनेक्शन डेवलप होगा। एक तरफ है मदर का टिश्यू, ठीक है, मैटरनल टिश्यू, एक तरफ बेबी है, तो दैट इज फीटस। तो फीटस और मदर के टिश्यू के बीच में एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस, एक खास तरह की इंटरडिजिटेशन बनेगी। इस कनेक्शन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और बच्चों इस प्लेसेंटा के जरिए ही माँ जो कुछ भी खाएगी वो बेबी को मिलेगा, माँ जो भी न्यूट्रिशन लेगी वो बेबी को मिलेगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, वेस्ट का एलिमिनेशन भी बेबी इसी प्लेसेंटा के जरिए करेगा। तो हम एक एक चीज इनको है ना आगे दोबारा से डिटेल में करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ये चीजें हमारे चैप्टर में आने वाली है। इंप्लांटेशन के बाद क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप होता है प्लेसेंटेशन, मतलब प्लेसेंटा बनेगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। सो यहां पे फिर आप देखोगे लाइक दिस, ऐसे खास तरह की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसे हम बोलेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बनने के बाद में अब क्या होगा, प्लेसेंटा बनने के बाद में बच्चों इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली, अब ये बेबी कंटिन्यूसली क्या किया जा रहा है, ग्रोथ किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर इस यू कैन से ये जो आपका ब्लास्टुला था इसके अंदर बनती है जर्म लेयर्स। इसके अंदर क्या बनती है, जर्म लेयर्स। ये जो आपका मैंने बनाया, मैं इसको बाहर करके बनाता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसमें आपकी ऐसे जर्म लेयर्स बन रही है। इन जर्म लेयर्स को इस जर्म लेयर वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गैस्ट्रुला। So the next step will be, you can say, gastrulation. So what is gastrulation? Gastrulation में क्या हो रहा है, formation of 3 germ layers। कौन कौन सी जर्म लेयर्स बनती है बच्चों, इसमें जो बाहर की तरफ है उसे बोलेंगे एक्टोडर्म, सबसे अंदर की तरफ आपकी एंडोडर्म, और बीच में जो लेयर होती है जो आपको ऐसे दिखाई देगी, दैट इज मीजोडर्म। तो हमारे पास बच्चों 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड लास्ट वन इज एंडोडर्म। आज हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन है वो इन्हीं में से किसी ना किसी जर्म लेयर से बना हुआ है। जैसे बच्चों जब मैंने आपको हार्ट वाला सिखाया था तो हार्ट का मैंने बताया था कि हार्ट किससे बनता है, मीजोडर्म से, राइट। ऐसे ही आपका ब्रेन है, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका नर्वस सिस्टम, मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम वो बना हुआ है एक्टोडर्म से, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यू में आपके तीनों ही काउंट हो जाते हैं, एंडो, मीजो, एक्टो, लाइक दिस। सो
ये तीनों जर्म लेयर्स हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनाएंगी। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे ये 3 जर्म लेयर है, इस स्ट्रक्चर को बच्चों बोलते हैं गैस्ट्रूला। और बच्चों गैस्ट्रूला का बनना ही तो कहलाता है गैस्ट्रुलेशन। क्या गैस्ट्रुलेशन तक आपको समझ में आया? यस सर। अब देखिए आगे क्या होगा। जर्म लेयर से बच्चों बनेंगे ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स का बनना क्या कहलाएगा? ऑर्गेनोजेनेसिस। बच्चों जेनेसिस वर्ड जिसके भी पीछे लग जाए, जेनेसिस मतलब बनना, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गन्स का बनना। ऑर्गन फॉर्मेशन होगा बाय दीज जर्म लेयर्स। ये प्रोसेस बच्चों 9 मंथ तक चलता रहेगा, ठीक है ना। 9 मंथ तक सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स वेल डेवलप हो जाते हैं, अच्छे से बन जाते हैं। और 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में बेबी को बॉडी से बाहर एक्सपेल किया जाता है। बेबी का फीमेल बॉडी से या मदर की बॉडी से बाहर आना कहलाता है पार्चुरेशन। सो लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 9th स्टेप। देखो स्टेप भी 9th है और 9 मंथ भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो लास्ट स्टेप विल बी पार्चुरेशन। मतलब जिसे हम अपनी लैंग्वेज में डिलीवरी बोल देते हैं बच्चों, दैट इज पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन क्या है? फीटस का बाहर आना, फुली डेवलप्ड फीटस एक्सपेल्ड आउट, ठीक है। कब एक्सपेल किया जा रहा है बच्चों? 9 मंथ के बाद में, ठीक है ना, आफ्टर 9 मंथ। यानी कि हम मां के पेट में, हम नॉर्मली बोल देते हैं पेट में, बट एक्चुअल में हम कहां पे हैं बच्चों? पेट में नहीं है, पेट में फूड होता है। हम हैं यूट्रस के अंदर, जिसे वूम्ब बोलते हैं। हम हमारी बॉडी जब मदर की बॉडी के अंदर होती है तो हम कहां पे ग्रो कर रहे हैं? हम यूट्रस में या वूम्ब के अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो कितने टाइम तक रहते हैं? 9 महीने तक मदर की बॉडी में हम रहते हैं। बच्चों इस चीज को कि हम कितने टाइम तक फीमेल बॉडी के अंदर रहते हैं, मदर बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारी बॉडी ग्रो करती है, इस कंप्लीट टाइमिंग को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड बच्चों बिल्कुल शुरू से लेकर के आप कह सकते हो कि जब जाइगोट बना था तब से लेकर के, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन से लेकर के और आपका पार्चुरेशन तक का ये जो कंप्लीट टाइमिंग है दैट इज जेस्टेशन पीरियड। कितना होता है? ह्यूमंस का कितना है देखिए, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन करें तो ह्यूमन का तो पता होना ही चाहिए। अभी मैंने लिखा था दिस इज 9 मंथ, और यू कैन से अराउंड 40 वीक्स, अराउंड 40 वीक्स, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कैट का या फिर डॉग का। बच्चों कैट का और डॉग का दोनों का सेम है, 2 मंथ का है। कुत्ते बिल्ली का दोनों का कितना है? 2 मंथ, 2 मंथ, 2 मंथ। सो इजी टू रिमेंबर, नो रॉकेट साइंस। आपसे पूछा जा सकता है एलिफेंट का। तो एलिफेंट के केस में आपको क्या करना है बच्चों? दोनों को इकट्ठा लिख दो, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2, इकट्ठा जोड़ दो इनको, क्योंकि एलिफेंट का साइज बड़ा है तो बेबी को ग्रो करने में भी टाइम ज्यादा लगेगा। सो एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड है बच्चों 22 मंथ्स का। ये आपको याद रखने हैं। क्या आपको 9 के 9 स्टेप क्लियर हो चुके हैं? यस और नो? यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में। सर बैक पेज करना एक बार। स्क्रीनशॉट लेना आपको।
हो गया सर। पीछे वाले स्क्रीनशॉट भी हो गए सारे? यस सर। ठीक है। Now we are starting with male reproductive system. यहां पे बच्चों यू कैन से जो मेजर ऑर्गन है जिसे आप कह सकते हो कि दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो है टेस्टिस। मेल के केस में जो टेस्टिस है इसे हम मानते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों? क्योंकि टेस्टिस ही गैमेट्स बनाएगा बच्चों, और गैमेट्स से ही तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, गैमेट्स के कारण ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो टेस्टिस क्या कर रहा है? इट प्रोड्यूस गैमेट्स। कौन सा गैमेट? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और बच्चों स्पर्म्स के अलावा टेस्टिस हार्मोन भी तो बनाता है। इट ऑल्सो रिलीज और यू कैन से सिक्रेट हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाता है? ये बनाता है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब इसके बाद में जितने भी बच जाएंगे वो होंगे आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, लाइक एक स्ट्रक्चर आएगा बच्चों जिसे मैं बोलूंगा एपिडीडाइमिस। देन डिफरेंट आपकी वहां पे डक्ट्स भी आएंगी, ग्लैंड्स आएंगी लाइक सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, like one will be you can say Cowper's gland, different ducts वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगा स्ट्रक्चरली। इसके बाद मेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो कौन सा है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है बच्चों पीनस। ओके, पीनस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्योंकि इसी की हेल्प से जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल के वेजाइना के अंदर डिपॉजिट किए जाते हैं। तो ये चीजें हम अब स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। बच्चों टेस्टिस जो है मेल की बॉडी के अंदर बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है ना, और एब्डोमिनल रीजन। देखो बच्चों ये मैंने बताया था, दिस इज यहां पे क्या होता है? डायाफ्राम। डायाफ्राम से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं थोरैक्स, और डायाफ्राम से नीचे जो होता है उसे बोलते हैं एब्डोमिन। वंस मोर, डायाफ्राम से ऊपर थोरैक्स, डायाफ्राम से नीचे एब्डोमिन। सो बच्चों एब्डोमिन से बाहर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। क्योंकि टेस्टिस जो है एब्डोमिन से बाहर होते हैं, हम इनको बोलते हैं दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। और बच्चों दे आर पेयर्ड structures, they are paired structures which are located in a special pouch called scrotum, located in a pouch called scrotum.
तो चलिए बच्चों स्क्रोटम बनाते हैं। सबसे पहले स्क्रोटम कुछ नहीं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। दिस कंप्लीट पाउच इज स्क्रोटम। ठीक है। अब बच्चों इस स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस प्रेजेंट है। और टेस्टिस की शेप कैसी बताई बच्चों? मैंने बोला कि जो टेस्टिस हैं दे आर ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, ठीक है ना, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स। बच्चों टेस्टिस स्क्रोटम की वॉल से ऐसे नहीं, ऐसे दे आर नॉट फ्लोटिंग लाइक एज इट इज, ठीक है ना, ये कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं बच्चों स्क्रोटम की वॉल से। कैसे जुड़े हुए हैं? एक खास तरह का टिश्यू यहां पे प्रेजेंट है, एक खास तरह का बच्चों कनेक्टिव टिश्यू यहां पे प्रेजेंट है, लाइक दिस, फाइब्रस टिश्यू, जिसने टेस्टिस को स्क्रोटम की वॉल के साथ में ना कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड, these fibrous threads are called gubernaculum. gubernaculum। बच्चों ये वाली ये जो साइड में ये जो स्पेस बच गया, यहां पे एक फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये खाली नहीं है, ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, लाइक दिस। दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड हाइड्रोसिल। दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड हाइड्रोसिल। ओके, नेक्स्ट थिंग बच्चों, हमने एक चीज बोली कि जो टेस्टिस है ना वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? क्या रीजन है कि वो बाहर प्रेजेंट है? क्योंकि बच्चों स्पर्म्स, टेस्टिस के अंदर हमें पता है कि स्पर्म्स बनना है, टेस्टिस के अंदर क्या बने हैं? स्पर्म। तो बच्चों स्पर्म को बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के सिंथेसिस के लिए, तभी स्पर्म बन पाएगा। तो बाहर जब वो कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो बच्चों उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना आसान है। तो क्योंकि ये स्क्रोटम बाहर की तरफ प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर स्पेशल मसल्स लगे हुए हैं जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। स्क्रोटम के अंदर बच्चों जो खास तरह की मसल्स लगे हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं डेल्टोस मसल्स। योर स्क्रोटम इज मेड अप ऑफ which muscle? I said deltos muscle। बच्चों ये डेल्टोस मसल्स के कारण ही टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। सो these muscles they help in maintaining डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन आवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना, 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर ये मेंटेन करने में हेल्प करती है। सो दीज आर डेल्टोस मसल्स। और तो कैसे मेंटेन करती है बच्चों? ये एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती है स्क्रोटम को। जैसे कि विंटर के अंदर जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम का साइज बहुत छोटा हो जाता है, समर के अंदर इसका साइज एक्सपेंड हो जाता है ताकि टेम्परेचर को, क्योंकि टेम्परेचर क्या है बच्चों, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सरफेस एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सरफेस एरिया को कम ज्यादा करके टेम्परेचर को यहां पे मेंटेन किया जा रहा है। तो कौन सी मसल मेंटेन कर रही है? दीज आर अगेन डेल्टोस मसल्स। क्या यहां तक क्लियर है आप सबको? क्लियर सर। आगे देखिए बच्चों, दोनों तरफ कंपार्टमेंट बन चुके हैं, एक टेस्टिस इधर है, दूसरा टेस्टिस इधर है, और दोनों कंपार्टमेंट के बीच में यहां पे बच्चों खाली स्पेस नहीं है, यहां पे एक है ना मेम्ब्रेन बनी हुई है। हियर इज अ मेम्ब्रेन, जो आप इसको सेप्टम बोल सकते हो, ठीक है ना। दिस इज यू कैन से टेस्टिकुलर सेप्टम, जो इन दोनों को अलग अलग कर रही है।
उसके बाद बच्चों दोनों तरफ के जो टेस्टिस हैं, यहां से आपका जो ये यू कैन से जो स्क्रोटम है ये एब्डोमेन से कनेक्टेड होते हैं लाइक दिस। सो ये जो ट्यूब है जो स्क्रोटम और एब्डोमेन के बीच में है, दिस इज कॉल्ड इनग्विनल कैनाल। इस साइड यहां लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड इनग्विनल कैनाल। तो ये क्या कर रही है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को एब्डोमेन के साथ में ना कनेक्ट किए हुए, कनेक्शन एस्टेब्लिश किए हुए इनग्विनल कैनाल। और बच्चों इनग्विनल कैनाल इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, जो नर्व सप्लाई है, वो सारी की सारी, मान लीजिए साइड में ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी चीजें एक बड़ी ट्यूब में पैक की हुई है लाइक दिस। एक बड़ी ट्यूब है और ये बड़े वाली जो ट्यूब है, फिर इस बड़े वाली ट्यूब ने कंप्लीट को कनेक्ट किया हुआ है, इस कंप्लीट सिस्टम को एब्डोमेन से कनेक्ट किया हुआ है। ये जो बड़े वाली ट्यूब है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड। सो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर से बच्चों इनग्विनल कैनाल भी पास कर रही है, इसके अंदर से ब्लड वेसल्स भी पास कर रही है, और टेस्टिस से जो ट्यूब निकलेगी जिसे हम बोलेंगे वास डिफरेंस, वो भी बच्चों स्पर्मेटिक कॉर्ड से होती हुई ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से ये कनेक्शन बना हुआ है। नेक्स्ट थिंग, क्या टेस्टिस ऐसे ही प्रेजेंट है या इसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है? बच्चों टेस्टिस के ऊपर दो मेजर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, कौन कौन सी? टेस्टिस के ऊपर जो फर्स्ट कवरिंग है, टेस्टिस के ऊपर बच्चों जो अंदर की तरफ इनर जो कवरिंग है, इस इनर कवरिंग को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना। ट्यूनिका एल्बुजिना। और उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिना के ऊपर बच्चों एक और कवरिंग है, दिस सेकंड कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो ये दो प्रोटेक्टिव कवरिंग है बच्चों जो टेस्टिस को सुरक्षा दे रही है, टेस्टिस को प्रोटेक्शन दे रही है। और टेस्टिस के अंदर क्या चल रहा है, टेस्टिस के अंदर बन रहे हैं स्पर्म्स। टेस्टिस में क्या बन रहे हैं, स्पर्म्स बनते हैं। ये तो बच्चों हमने जस्ट एक ओवरव्यू देखा कि इसके अंदर कहां पे क्या चीज प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, अब बच्चों हम टेस्टिस का अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे। सो हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। फॉर एग्जांपल वी आर कटिंग द टेस्टिस लाइक दिस। ऐसे कट करके हमें टेस्टिस में क्या चीज अपीयर होगी वो चीज देखेंगे। तो क्या ये समझ में आ चुका है आपको? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। चलिए बच्चों ठीक है, तो फिर अब लेते हैं हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसे हम क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग दिस कवरिंग ट्यूनिका। बाहर की तरफ है वेजाइनलिस। उसके बाद अंदर की तरफ है ट्यूनिका एल्बुजिना।
बच्चों ये टुनिका एल्बुजिना जो है दैट वो कंटिन्यूस नहीं होती है। टुनिका एल्बुजिना जो सेकंड लेयर है ये कंटिन्यूस नहीं है, ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाती है लाइक दिस। देखिए टुनिका एल्बुजिना अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग्स बना लिया और इसकी फोल्डिंग के कारण ऐसे कंपार्टमेंट बन गया बच्चों। टेस्टिस के अंदर क्या बन गया? कंपार्टमेंट बन गए हैं। दीज आर यू कैन से फोल्डिंग्स ऑफ टुनिका एल्बुजिना, जिससे बन गया कंपार्टमेंट। ये बच्चों जो कंपार्टमेंट है यू कैन से टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। कितने कंपार्टमेंट है बच्चों? एक टेस्टिस के अंदर ऐसे 250 कंपार्टमेंट आपको दिखेंगे विच आर मेकिंग कंपार्टमेंट 250 अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स। ओके नेक्स्ट थिंग, इन कंपार्टमेंट के अंदर क्या बच्चों? इन कंपार्टमेंट के अंदर होती है स्पेशल ट्यूब्स, ठीक है, जिसमें स्पम बनते हैं और इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनके अंदर है ट्यूब्स और एक कंपार्टमेंट में बच्चों 1 से लेकर के 3 तक आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे लाइक दिस। like this. So this single, you can say single tube is called सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक दो और बना लेते हैं बच्चों, डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा अपना। कुछ इस साइड भी बना देते हैं। लाइक दिस। तो मैंने क्या बनाए? दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक कंपार्टमेंट में कितने मिलेंगे? 1 से लेकर के 3 तक एक कंपार्टमेंट में मिलेंगे बच्चों। और इनके अंदर क्या बन रहा है? इन्हीं के अंदर स्पम्स बन रहे हैं। स्पम प्रोडक्शन will takes place inside them। बच्चों इन ट्यूब्यूल्स के बीच का जो स्पेस है ये भी बड़ा खास है। इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इन ट्यूब्यूल्स के बीच का जो स्पेस है दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। दिस स्पेस मैं सिर्फ एक कंपार्टमेंट के अंदर ये स्पेस बनाऊंगा, बाकी सभी में है ये, आप समझ जाओगे इसी से। सो ये ग्रीन कलर वाला पार्ट
दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस। जहां पे इंटरस्टिशियल टिश्यू है बच्चों, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या है, इंटरस्टिशियल टिश्यू। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर बच्चों बड़ी ही खास तरह की सेल्स प्रेजेंट है। यहां पे ऐसे क्लम्स पड़े हुए हैं सेल्स के, लाइक दिस। These cells are called लीडिंग सेल्स। बच्चों ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पड़ी है तो हम इनको इंटरस्टिशियल सेल भी बोल सकते हैं, लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, जो क्या करती हैं, ये बनाती है बच्चों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही स्पर्म का सिंथेसिस होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। इसी के कारण मेल के अंदर जो मैस्कुलिन करैक्टर होते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स जितने भी आते हैं, इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण आ रहे हैं। तो ये थी बच्चों, मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना दिए। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां पे मिल रहे हैं, यहां पे एक जाल सा बन जाएगा, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है बच्चों। इस नेटवर्क को हम बोलेंगे रेटिटेस्टिस, लाइक दिस। So this network of tubule is called रेटिटेस्टिस। स्पर्म कहां बना, सबसे पहले स्पर्म बना बच्चों इन ट्यूब्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। उसके बाद स्पर्म कहां पे आएगा, रेटिटेस्टिस में। अब ये सारी की सारी रेटिटेस्टिस जो है बच्चों यहां पे आकर के ओपन होती है। तो यहां से ऐसे पतली पतली ट्यूब्स निकलेंगी, लाइक दिस। इन पतली पतली ट्यूब्स को हम बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया। और फाइनली बच्चों यहां से एक मेजर ट्यूब निकलेगी, दिस स्पेशल ट्यूब। एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉइल्ड और काफी लंबी ट्यूब होती है बच्चों, लेकिन हमने बहुत सिंपल बनाया है। नीचे से ना काफी ज्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। बच्चों एपिडिडाइमिस के अंदर जो स्पर्म है वो 18 से 24 घंटे तक रहेगा, ताकि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी उसमें आ सके, टू गेट फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। मिनिमम इतनी देर इसका रहना यहां पे जरूरी है। तो ये बच्चों हमने टेस्टिस का कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लिया है। क्या आपको क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। ओके, देखो बच्चों पाथवे भी लिख देते हैं अब हम कि स्पर्म कहां से कहां पे ट्रेवल करेंगे। स्पर्म टेस्टिस के अंदर, स्पर्म कहां पे बन रहा है, टेस्टिस में बच्चों, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना, जिस ट्यूब के अंदर बना उसे हमने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद स्पर्म जब आगे जाएगा तो नेक्स्ट जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब था बीच में, वो है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से स्पर्म जाएगा पतली पतली ट्यूब्स में। देखिए पीछे वाले डायग्राम में बच्चों, ये जो थिन ट्यूब्स थी इनमें जाएगा। सबसे पहले यहां पे बना, फिर बीच में आया रेटिटेस्टिस में, यहां से फिर यहां पे वासा इफ्रेंशिया में, और वासा इफ्रेंशिया से फिर एपिडिडाइमिस के अंदर जो स्पर्म होगा बच्चों वो चला जाता है। सो नेक्स्ट इज योर वासा
इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से कहां पे गया, एपिडिडाइमिस। और बच्चों एपिडिडाइमिस के अंदर क्या कर रहा है, एपिडिडाइमिस में आकर के वो मैच्योर हो रहा है, फिजिकल मैच्योरिटी उसमें आ रही है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी उसमें आ रही है। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो उसके अंदर काम करने की जो क्षमता है वो डेवलप हो रही है। एपिडिडाइमिस के बाद कम टू द स्ट्रक्चर, देखो बच्चों दिस इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद जब ये ट्यूब ऊपर की तरफ जाएगी तो अब इस ट्यूब को हम बोलेंगे वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। तो यहां पे देखो बच्चों, ये है वासा इफ्रेंशिया और वो है वासा डिफरेंशिया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और बीच में क्या है, दिस इज एपिडिडाइमिस। सो एपिडिडाइमिस के बाद में कहां पे गया, वासा इफ्रेंशिया। अब इसके बाद कहां पे जाएगा स्पर्म, वो बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरीके से ये इजैक्युलेटरी डक्ट तक पहुंचेगा। हाँ, इजैक्युलेटरी डक्ट से फिर ये यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा से फिर ये इजैक्युलेशन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। दैट विल बी द ओवरऑल पाथवे। और इस पाथवे में इसमें बहुत सारे फ्लूइड्स मिलाए जाएंगे, अलग अलग ग्लैंड्स अपना मिक्सचर इसमें मिलाएगी, ठीक है ना। तो फाइनली जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर जब फ्लूइड मिल जाता है ग्लैंड्स का, हम उसको बोलते हैं सीमन। तो स्पर्म के अंदर जब बाकी के ग्लैंड्स का फ्लूइड मिल जाएगा, एक्सक्रीशन मिल जाएगा, नॉट एक्सक्रीशन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन नहीं बोलेंगे, सिक्रेशन मिल जाएगा। अब इस ओवरऑल फ्लूइड को बोलते हैं सीमन। तो पीनस से सीमन को बाहर निकाला जाता है, दैट इज द ओवरऑल साइंस। क्या आपको समझ में आया? यस सर। यस ठीक है बच्चे, क्लास ओवर कर रहे हैं। हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सर लास्ट में डिफरेंशिया। हाँ, लास्ट वाली ट्यूब डिफरेंशिया, क्या गलत लिख दिया मैंने? अच्छा, डिफरेंशिया लिख दिया, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, बोला तो मैंने डिफरेंशिया था, है ना। यस ठीक है सर। बच्चों, नोट कर लो इसको और फिर क्लास ओवर करते हैं।